हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इससे रिलेटेड जो है महाजनपद काल को देखेंगे। महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो कि एक प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन को हम लोग ने सेट को लगाया था। आज हम लोग महाजनपद के लगभग 50 प्लस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे फ्रेंड हमारे कह रहे थे कि सर आप डिस्क्रिप्टिव में क्यों नहीं पढ़ाते हैं या फिर उसका डीपली में। तो आपको बता दें कि अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप और एग्ज़ाम सामने है, अगर डीपली पढ़ाया जाएगा तो आपका ना सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही आप उसको कवर कर पाएंगे। तो इस सबसे बढ़िया उपाय है कि आपके सामने जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे, मैंने बताया था कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। मैंने बताया था कि लुसेंट की किताब या जो भी किताब आपके पास है जिसे आप पढ़ाई करते हो, फिर एनसीईआरटी की किताब, कोई भी किताब, तो उस किताब को पढ़िए और सेट को लगाइए। सबसे बढ़िया यही तरीका है। अभी कुछ मत कीजिए, केवल आप जो है 80% अपनी टाइम को, जितना भी समय आप पढ़ते हैं उसके 80% टाइम जो है आप प्रैक्टिस सेट पर दीजिए। कोई भी प्रैक्टिस सेट, मैं नहीं कह रहे हैं कि इसी प्रैक्टिस कोड को लगाइए, जो भी आपको लगे, आपके पास कोई बुक हो या फिर आप और भी सारे चैनल से पढ़ते हैं तो उसको लगाइए। और 20% जो है अपने टॉपिक को पढ़िए। और प्रैक्टिस सेट जो भी लगा रहे हैं उसको बार बार लगाइए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिससे रिलेटेड, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाइए। टॉपिक को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब आप पढ़ाई कम कीजिए और सेट को ज़्यादा लगाइए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉपिक अपना ना पढ़े, आप अपने टॉपिक को पढ़िए। जो भी आपकी टॉपिक है उसको पढ़ाई जारी रखिए और सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। तो आज हम इससे रिलेटेड जो है 50 प्लस क्वेश्चन को महाजनपद काल से हम लोग करेंगे। महाजनपद काल की बताएं कि जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के हैं, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो सेट हुई वो लुसेंट से लिया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। आइए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ देखिए, सूची 1 में महाजनपद दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। तो आइए मिला कर लेते हैं। तो यहाँ महाजनपद है गांधार। तो गांधार का संबंध किससे है? गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे तक्षशिला। मिलाइए। सूरसेन की कहाँ थी? आप बताइए। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और वत्स की आपको मालूम होगा कौशाम्बी, और कौशल का श्रावस्ती। फिर से एक बार मिलान करते हैं। देखिए, गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार महाजनपद, उसकी राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? बताइए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा, देखिए, अजातशत्रु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? वो किया था उदयन ने। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? उदयन। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था
जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन था? वो था कालाशोक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आवाज़ जो है फास्ट या स्लो करना है तो यूट्यूब में जाकर आप सेटिंग में जाकर कर लें, नॉर्मल से आप बढ़ा दें या घटा लें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो सर फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लें, आप अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। उस सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? तो याद रखेंगे बेबीलोन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वो डाला हुआ था झेलम नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मृदभांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका राइट आंसर हो उत्तरी काले पॉलिस्कृत बर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में मुखिया को क्या कहा गया है? तो बताइए। देखिए, मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया या भोजक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखेंगे अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा, महापद्म नंद। और अंतिम जो शासक था वो याद रखेंगे घनानंद था, और इसी को मारकर जो है मौर्य वंश की स्थापना पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था ईरानियों के द्वारा। याद रखेंगे, ईरानियों के द्वारा भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? वो किया गया था यूनानियों द्वारा। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो बताइए, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो वो था डेरियस प्रथम ने। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेरियस या दाराई बाहु प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाइडे स्पेस या बीतस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो बताइए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो वो किया 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके वंश दिए गए हैं। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। आइए मिलाते हैं। बिंबिसार, तो बिंबिसार जो है को मालूम होगा कि बिंबिसार जो है किस वंश से था? हर्यक वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से, कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्म नंद नंद वंश से था। याद रखेंगे, महापद्म नंद जो है नंद वंश से संबंधित, और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से था।
इस तरह से ऑप्शन 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। इस यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आइए मिलान करते हैं। तो देखिए मगध, तो मगध का आधुनिक क्षेत्र नाम क्या है? पटना व गया के ज़िले सामने दिया हुआ है। वत्स का संबंध इलाहाबाद से है, यानी वत्स को अभी नया नाम जो है इलाहाबाद, कुशल का अवध और अवंती का मालवा। तो सब सीधा सीधा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा गिरिव्रज या राजगिरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो बताइए 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था कौन? तो मगध का याद रखेंगे घानानंद जो था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घानानंद जो था सिकंदर महान का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है याद रखेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित में से कौन कौन कारण थे? तो आइए देखते हैं। देखिए भारत में जब सिकंदर आक्रमण करता है उस समय भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। यानी भारत में उस समय केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छिटपुट का भारत था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था, राजाएं मिलजुल कर नहीं रहा करते थे, केंद्रीय सत्ता सेंट्रलाइज जो है अधिकार या प्रशासन नहीं था। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही। यहाँ का भी हमने बताया ना कि आपस में यहाँ के राजा लड़ते थे, आपस में मेल जोल नहीं था, आपस में यूनाइट नहीं थे। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, बिल्कुल वो जो सिकंदर जो था अच्छा प्रशासक भी था। तो इस तरह से ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। यानी सिकंदर की भारत में जो सफलता मिली इसके चारों कारण थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ जो है राजा दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके राज्य दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रदूत का संबंध किससे है? तो प्रदूत का संबंध जो है अवंती से है, याद रखेंगे प्रदूत का संबंध अवंती से है। अब देखिए उदयन का संबंध किससे है? बताइए उदयन का संबंध जो है वत्स से है, याद रखेंगे। तो उदयन का संबंध किससे है? तो वत्स से है। प्रसेनजीत का संबंध किससे है? तो बताइए प्रसेनजीत का संबंध जो है कौशल से है और अजातशत्रु का संबंध मगध से। तीसरा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रतीत होता है? तो वो की था कलिंग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का
सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो बताइए, तो वो रहा था वज्जी संघ से। याद रखेंगे, मगध के जो राजा अजातशत्रु था उनका सदैव जो है वज्जी संघ यानी कि वैशाली राज्य से हमेशा युद्ध का 36 का आंकड़ा रहा था, यानी हमेशा जो है उस राज्य से युद्ध किया करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल क्या है? तो एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो वही क्या था, अभी इसका नाम बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजातशत्रु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताएं, अजातशत्रु जो है हमेशा जो है वज्जी संघ से लड़ाई उनका हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो थे घनानंद। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो बताइए, वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। बताइए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। देखिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। तो पूछ रहा है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवट जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो भेजा था अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए। मगध राज सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवट जीवक को अवंती के राजा के जीवन बचाने के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? बताइए, कौन से शासक जो ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो वो थे शिशुनाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो वो थे बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, उसने अवंती को काशी वंश को किया लेकिन काशी को नहीं किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी शिशुनाग जो है काशी को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया? तो वो किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो याद रखेंगे, देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहदत्त ने की। गलत। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक विराट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद, ये सही नहीं है, यानी क्वेश्चन के अनुसार सही है। इन साम्राज्य पुराने महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये सही है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं है? तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि बृहदत्त ने की थी, ठीक है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। महापद्मनंद ने इसे, ये तो मतलब स्टेटमेंट सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक विराट की उपाधि धारण करी, ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ बनी। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा वैशाली क्रमशः इसके 4 राजधानियाँ बनी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? याद रखेंगे, वो था नंद वंश का। जब सिकंदर आक्रमण करता है ना, ये भारत की जो भूमि है, तो इधर से सिकंदर जब आक्रमण करता है तो यहाँ पर जो है किसकी शासन व्यवस्था रहती है? नंद वंशों का शासन व्यवस्था रहती है। कहीं ना कहीं सिकंदर को भी मालूम रहता है कि नंदों की सेना जो है इस नदी पार जो है नंदों की सेना है, और सुना था कि नंदों की सेना जो है बहुत ही बलशाली, बहुत ही शक्तिशाली है। कहीं ना कहीं अंदर उसका इस बात का भय था। बाद में तो उसकी सेना ने तो जाने से, नदी पार करने से मना कर दिया। ये चुप्ति रुक जाती है, नहीं हो पाता है और लौट भी जाता है सिकंदर। तो उस समय जो है नंद वंश का शासन था, याद रखेंगे, जब सिकंदर आक्रमण करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वो था मगध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा है कि कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो देखिए, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। जब ईरानी आक्रमण होता है तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार होता है, बिल्कुल सही। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार होता है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, स्त्री अंगरक्षकों की बॉडीगार्ड की नियुक्ति भी हुई। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, ईरानी आक्रमण की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। ये सभी प्रकार के जो प्रभाव देखने को मिली भारत पर ईरानी आक्रमण के बाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो बताइए। देखिए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बिल्कुल सही। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल सही। और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बना पाया। यानी ये जो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो बताइए, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सैन्य अथवा नियमित सेना, अस्थायी सेना रखने वाले को कहा जाता है? यानी किसे जो है नियमित सेना रखने वाला या नियम सैन्य कहा गया है? तो आपको मालूम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिम्बिसार। बिम्बिसार को नियमित अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया या सैन्य कहा गया। इसने ही पहली बार जो है अस्थायी सेना को रखा, अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। डेरियस दारबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितनी राजस्व प्राप्त होता था? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 360 टैलेंट। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो बताइए। तो देखिए, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार जो है मिनियाकस था, एरिस्टोबुलस था, एनासिक्रीटस था, लेकिन हेरोडोटस नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार हेरोडोटस नहीं था, या नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, तो वो कहा जाता था श्रेष्ठिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृहपति का अर्थ, तो बताइए गृहपति का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनी किसान। गृहपति का संबंध जो है धनी किसान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। तो अष्टकुलक का संबंध जो है परामर्शदायी संस्था से। देखिए महाजनपद काल में उस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी, तो उस समय के जो ऑफिसर थे जो जिनकी नियुक्ति होती थी, तो उसमें एक अष्टकुलक थे। वो क्या था, तो परामर्शदायी संस्था थी जो है अष्टकाल में, महाजनपद काल में अष्टकुलक जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, आप कह सकते हैं एक सिस्टम था जो परामर्शदायी संस्था कहलाती थी। दूसरा महामात्र, बताइए महामात्र का संबंध किससे है, तो वो है उच्च कोटि के अधिकारी। महामात्र का संबंध जो है उच्च कोटि के अधिकारी से संबंधित है। और बलि साधक का संबंध जो है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, वो बलि साधक से संबंधित है। और साल्किक शुक्लाध्यक्ष का संबंध जो है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को कहा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सीधा ही सीधा था। क्वेश्चन नंबर 2, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखिए पितृहंता उसको कहा गया और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा शासक था जो अपने राज्यारोहण के लिए, राज्य के प्रशासन को पाने के लिए अपने पिता को ही मार दिया। और बाद में ये होता है, इस तरह की सिस्टम हो जाती है कि उसका पुत्र जो है, जो अपने पिता को मारा, उसका पुत्र फिर इसको मार देता है और गद्दी को छीन लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र निवासी के किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो बताइए, तो वो किया गया था लिच्छवियों द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिच्छवियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एक तरफ महाजनपद दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो बताइए कुरु की राजधानी कहाँ है, तो देखिए कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी, आपको मालूम होगा। पंचाल की राजधानी कहाँ है, तो पंचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र। बताइए पंचाल की राजधानी कहाँ है, तो वो है अहिच्छत्र, सही है। कौशल का राजधानी कहाँ है, तो कौशल की राजधानी कहाँ है, तो वो है साकेत। और वत्स की राजधानी, बताइए वत्स की राजधानी कहाँ है, तो वो है कौशाम्बी, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु का फिर से देख लेते हैं। कुरु का संबंध जो है इंद्रप्रस्थ, पंचाल का संबंध अहिच्छत्र, कौशल का संबंध साकेत और वत्स का संबंध कौशाम्बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, वो था राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बेतस्ता नाम से जाना जाता था? तो बताइए कौन सी नदी को पहले बेतस्ता के नाम से जाना जाता था? तो वो थी झेलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। तो फ्रेंड ये थी 150 प्लस क्वेश्चन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के महाजनपद काल से। याद रखेंगे, महाजनपद काल से। अब प्रैक्टिस सेट की कड़ी चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में हम जाकर आप देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को डाला गया है। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में और हम देखेंगे उसमें धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न को। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आप पढ़ाई करते रहिए। एक दिन भी आप मिस ना करें, क्योंकि नज़दीक है आपका एग्ज़ाम, बहुत ही नज़दीक, और पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।